बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन। कि किसी भी करंट में किसी भी सर्किट में से पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कर सकता है या नहीं। तो बेसिकली हम इसका अगर आंसर इन जनरल देखें तो ओम्स लॉ के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि करंट इंक्रीज होने के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज करता है या वोल्टेज इंक्रीज होने के साथ साथ करंट इंक्रीज करता है। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद नहीं होगी तो दूसरी डेफिनेटली वहाँ पे मौजूद नहीं होगी, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। अब इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में देखें तो इफ़ नो पोटेंशियल डिफरेंस देन नो वर्क इज बीइंग डन ऑन चार्ज। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा। सो देयर शुड बी नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बट वी नो दैट द करंट फ्लोज। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट चार्ज की नहीं होगी, यानी कि चार्ज मूव नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि करंट फ्लो करता है। अब करंट कब फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, जब दो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल हो, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल, लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे करंट भी उस सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, if aluminum and copper wires of the same length have the same resistance which has the larger diameter। अगर एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की बात करें तो उनकी लेंथ अगर सेम हो और उनकी रेजिस्टेंस भी सेम हो तो उनमें से किस वायर का डायामीटर ज़्यादा होगा, और इसकी रीज़न भी बतानी है कि क्यों। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होती है वो उसको हम डिनोट करते हैं R इक्वल टू रो L ओवर A, यानी कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है? रेजिस्टेंस। और डिपेंड कर रही होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। ये इन तीन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। अब अगर रेजिस्टेंस की लेंथ अगर उस की मटेरियल की जो भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस और लेंथ सेम हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव सेम रेजिस्टेंस, लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो दोनों वायर्स की सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे, यानी कि अगर लेंथ और रेजिस्टेंस ये दो सेम कर दी जाएं तो ए अगर उस तरफ जाए तो एरिया डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे, यानी कि ए प्रोपोर्शनल टू रो आएगा। अब जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो किसकी इक्वल होती है? 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर के, और रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की होती है 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये दोनों की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। तो अब अगर हमें इन दोनों की रेजिस्टिविटी मालूम है तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो ज़्यादा है किसकी निस्बत? कॉपर की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम का जो एरिया है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना एरिया के, तो एल्यूमिनियम की वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हायर होगा किसकी निस्बत? कॉपर की निस्बत। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ ए सर्किट। रेजिस्टेंस क्या होगी ओपन स्विच और क्लोज स्विच के अक्रॉस? किसी भी सर्किट में एक ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली जो ओपन स्विच है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट जो होता है उसको हम कहते हैं कि क्लोज्ड स्विच, और जो ओपन सर्किट है उसको हम नाम देते हैं ओपन स्विच का। अब क्लोज स्विच से मुराद ये है कि वायर्स आपस में कनेक्ट हैं, और ओपन सर्किट से मुराद ये है कि वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं होती। तो जो रेजिस्टेंस होती है क्लोज्ड सर्किट की उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज्ड स्विच इज कंसिडर्ड टू बी जीरो एज करंट विल फ्लो विदाउट एनी ऑपोजिशन, वेयर एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन स्विच इज कंसिडर्ड टू बी इन्फिनिटी एज नो करंट विल फ्लो। यानी कि जो क्लोज्ड स्विच होगा उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, और
जो ओपन स्विच होता है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो उसकी रेजिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक बर्ड एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा है, बट इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, लेकिन उसको करंट नहीं लगता। वाई? उसकी रीज़न क्या है? व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई, और जब वो उड़ने की कोशिश करता है, एंड इट टचेज एन अदर बर्ड दैट इज सिटिंग ऑन सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन, और वो टच कर जाता है एक दूसरे बर्ड से जो कि दूसरी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बैठा हुआ था। नाउ इट इज़ हैवीली इलेक्ट्रोक्यूटेड, कि उसको अब करंट लगता है, उसको शॉक लगता है। इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली करंट उस वक्त तक फ्लो नहीं करता है। करंट जो है ना, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो करंट उस वक्त तक फ्लो नहीं करेगा बर्ड में से जब तक कि वो ट्रांसमिशन लाइन के अलावा किसी ऐसी चीज़ को टच ना कर दे जो कि लो पोटेंशियल पे हो। तो बर्ड जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा है वो उसको करंट नहीं लगता। उसकी रीज़न क्या है? बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर डोंट टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा या किसी ऐसी चीज़ को टच नहीं कर रहा जिसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो। सो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू द बर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी बर्ड में से फ्लो नहीं करती। लेकिन जब बर्ड्स ट्राई करता है फ्लाई करने के लिए, फ्लाई करने लगता है और वो टच कर जाता है किसी दूसरे बर्ड से, और वो बर्ड किसी और ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा हुआ था, सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन पे। अब वो ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है न्यूट्रल वायर हो, और ऑलरेडी जिस ट्रांसमिशन लाइन पे बर्ड था हो सकता है कि वो लाइव वायर हो। अब जब लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर के साथ टकराएगी तो डेफिनेटली शॉक होगा ऑफ द पोल, देन इलेक्ट्रिसिटी गेट्स द पाथ टू फ्लो फ्रॉम द बर्ड। तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बर्ड में से फ्लो करेगी फ्रॉम, हेंस इट इज हैवीली इलेक्ट्रिक्यूटेड। तो वो जो बर्ड है वो क्या करेगा? उसको शॉक लगेगा काफी बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यू आर गिवन 5 रेजिस्टेंसेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। 5 रेजिस्टेंस दी गई हैं और उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट यू आर आस्क्ड टू फॉर्म अ सर्किट हुज रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी गिवन रेजिस्टेंस। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप एक सर्किट बनाएं जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉलर हो इस गिवन रेजिस्टेंस में से। हाउ कैन यू मेक सच सर्किट विद गिवन रेजिस्टेंस? तो आप उन रेजिस्टेंस की मदद से वो सर्किट कैसे बना सकते हैं? तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस गिवन है उनकी मदद से हम रिजल्टेंट फाइंड करना है जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉलर हो, ठीक है, तो फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस टू बी स्मॉलर देन द गिवन रेजिस्टेंसेस वी शुड कनेक्ट द गिवन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि हमें उन रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। जो 5 रेजिस्टेंस है उनको कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के भी से भी कम होती है। तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बिकॉज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास पैरेलल में ऐड करने से वो स्मॉलर होगी। स्मॉलर किससे होगी? स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि जो 5 रेजिस्टेंस थी उनमें से जो सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी उससे भी कम वैल्यू आएगी उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, और यही वजह है कि रेजिस्टेंस जो होती हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि अगर कहीं रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी हो तो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यू आर गिवन n वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। आपको n वायर्स यानी कि नंबर्स डिफाइन नहीं किया, नंबर्स n दे दिया। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 7 1000 2000 कोई भी नंबर हो सकता है। तो n वायर्स दी गई हैं, हर एक की रेजिस्टेंस r है। व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस? रेशो फाइंड करनी है, यानी कि पहले हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करनी है इन वायर्स की मदद से जो हमारे पास आएगी। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन करते हैं जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और मिनिमम रेजिस्टेंस उस वक्त हमारे पास आती है जब रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो पहले मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम
सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी कि आर सीरीज इक्वल आ जाएगा R प्लस आर अप टू सो ऑन। तो ये इक्वल टू, देखो अगर ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये एन आर की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगी, यानी कि 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये भी एड अप होके n/R आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर होगा ना तो उस नंबर को हमने n रिप्रेजेंट कर दिया है। तो R पैरेलल इक्वल आ जाएगा R/n के। अब R सीरीज इक्वल टू NR है और R पैरेलल इक्वल टू R/n है। तो उसने ये कहा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास R सीरीज थी और मिनिमम रेजिस्टेंस R पैरेलल है। तो R सीरीज डिवाइडेड बाय R पैरेलल करेंगे, NR डिवाइडेड बाय R/n। ये सिंप्लीफाई होगा तो n स्क्वायर, ये n ऊपर जाएगा ना तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर R/r। R से कैंसिल, तो ये इक्वल आ जाता है n स्क्वायर के। तो हमारे पास अगर n वायर्स गिवन हो जिनका हर एक की रेजिस्टेंस R हो तो उनको हम मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम जो रेशो हमारे पास आएगी उन रेजिस्टेंस की मदद से वो n स्क्वायर के इक्वल होगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, two electric bulbs marked 100 watt 220 volt and 200 watt 220 volt have tungsten filaments of the same length. Which bulb will have thicker filament? दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं और उनका हमें पावर और वोल्टेज गिवन है और उनमें टंगस्टन फिलामेंट भी है जिसकी लेंथ सेम है। तो किसका जो फिलामेंट है वो ज़्यादा थिकर होगा? तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर का हमारे पास फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई की जगह पे अगर हम V/R पुट करते हैं, V इक्वल टू आई आर के फार्मूले से, तो ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन V²/R। अब P इक्वल V²/R है, हमने तो रेजिस्टेंस देखनी है ना, तो R इक्वल आ जाएगा V²/P के। तो अब हम पहले फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे R1 इक्वल टू V²/P1। V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाई P1 हमारे पास 100 है, तो ये 48400 डिवाइडेड बाई 100 जो 484 ओम आ जाती है। यानी कि अगर 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब यूज़ किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस 484 ओम है। और इसी तरह अगर हम दूसरी रेजिस्टेंस यूज़ करें जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट और पावर 200 वाट हो, तो वो वाली वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे R2 इक्वल टू V²/P2 में, तो 48400 डिवाइडेड बाई 200 आएगा, तो ये 242 ओम आ जाता है। ये दोनों की रेजिस्टेंस आ गई। अब जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? R इक्वल होता है ρL/A के, यानी कि इफ़ बोथ हैव सेम लेंथ एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। अगर उसने टंगस्टन फिलामेंट कहा है ना, यानी कि मटेरियल दोनों का सेम है और लेंथ भी सेम है, वो भी बताया था उसने। तो अगर लेंथ और मटेरियल सेम है यानी कि रेजिस्टिविटी और लेंथ कांस्टेंट हैं, तो R प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/A के। इसका मतलब ये है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, यानी कि R2 लेस देन R1 थी ना, ये वाली रेजिस्टेंस R2 लेस देन R1 थी, तो इसका मतलब ये है कि A2 ग्रेटर देन A1 होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इस R2 वाली रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा। तो R2 वाली रेजिस्टेंस किसकी थी? 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब की। तो इस वजह से 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, Why are we advised not to touch electric switches with wet hand? First dry your hands. कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं उनको गीले हाथों से टच ना करें, पहले हाथ खुश्क कर लें। इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली ये प्रिकॉशंस दी जाती हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें करंट मौजूद होता है, करंट के स्विचेस होते हैं, उनको हम वेट हैंड्स के साथ टच ना करें। उसकी रीज़न क्या है? व्हेन वी वॉश आवर हैंड्स, जब हम हाथ धोते हैं या वैसे ही हमारे हाथ गीले हैं, तो उस विच वाटर जो होता है जो हमारे हाथों पे लग जाएगा, उसमें क्या होता है? विच वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ साल्ट एंड आयंस, दिस गेट्स ट्रांसमिटेड टू आवर हैंड्स। तो उसमें लॉट ऑफ साल्ट होता है और आयंस होते हैं जो कि हमारे हैंड के साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब जो स्मॉल अमाउंट में मिनरल साल्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली वाटर में मौजूद होते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि ये जो साल्ट्स होते हैं
ये वाटर को कंडक्टिंग बना देते हैं। तो जब हम करते हैं हाथ, गीले हाथों से टच करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो उससे हमें शॉक लग सकता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर वाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ बेयरफुटेड? कि लाइव वायर को हाथ लगाना खतरनाक क्यों हो सकता है जबकि हम नंगे पांव खड़े हों फर्श पे? तो बेसिकली जो लाइव वायर होती है वो डेंजरस होती है, और इसमें से 220 या 230 वोल्ट पास हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम टच करेंगे लाइव वायर को अर्थ के ऊपर खड़े होकर बेयर फुटेड के साथ, यानी कि हमने शूज़ नहीं पहने हुए, यानी कि हमारे फुट और फ्लोर के दरमियान कोई इंसुलेशन मौजूद नहीं है, तो यू मे कंप्लीट अ सर्किट बिटवीन द लाइव वायर एंड द अर्थ। अब हाथ लाइव वायर को लगाया हुआ है और हमारे फुट फ्लोर को टच हो रहे हैं। फ्लोर का जो फ्लोर क्या है, अर्थ है ना, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। लाइव वायर का पोटेंशियल 230 वोल्ट है, तो करंट तो फ्लो करता है जब उसको हाई वोल्ट से एक पॉइंट पे हाई वोल्ट हो और दूसरे पॉइंट पे लो वोल्ट हो, एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल हो और दूसरे पे हाई पोटेंशियल हो, तो डेफिनेटली फिर जब हम बेयर फुटेड के साथ खड़े होंगे तो जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो वो हम में से गुजरेगा, हम में से पास होके गुजरेगा। As the current flows when two points are at different potential, so the current will flow from body, which will result a shock. तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें करंट लगेगा, ठीक है। तो नंगे पांव जमीन पर खड़े होकर या कोई भी ऐसी चीज जो कंडक्टर हो उसके ऊपर खड़े होकर लाइव वायर को कभी हाथ नहीं लगाते। लाइव वायर को वैसे भी हाथ लगाना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन जो आपके फिजिक्स के एज ए स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं या एज ए साइंस स्टूडेंट, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप अगर किसी लाइव वायर को हाथ लगाते भी हैं तो आपके साथ कोई भी और ऐसी चीज़ ना हो जो कि कंडक्टर हो, ठीक है। यानी कि आप ज़मीन पे भी खड़े हैं तो ज़मीन के और आपके दरमियान कोई भी इंसुलेटर मटेरियल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, sometimes if your one of the car's headlamp is burnt or not working but second lamp still gives light। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कार का जो हेड लैंप है वो बर्न कर जाता है, जल जाता है, लेकिन या वो वर्क नहीं कर रहा, तो उसके बावजूद भी दूसरा जो लैंप है वो लाइट दे रहा होता है। यानी कि अगर एक लाइट खराब हो भी जाए तो दूसरी लाइट हमें गाड़ी की वो खराब नहीं होती, वो प्रॉपर लाइट दे रहा होता है। What do you conclude about connection of headlamps from this observation? इस ऑब्जर्वेशन से क्या नतीजा अखज़ किया कि वो लैंप किस तरीके से जोड़े गए हैं? तो बेसिकली जब हम वायरिंग करते हैं, वायरिंग करते वक्त अगर हम लाइट्स को या जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो एक चीज़ ख़राब हो भी जाए तो उसका इफेक्ट दूसरी पे नहीं पड़ता, वो सही रहती है। जिस तरह हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो भी पैरेलल होती है कि अगर हम एक पंखा या बल्ब या ट्यूबलाइट कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो कमरे में मौजूद बाकी जो चीज़ें होती हैं उन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गाड़ी में भी जो हेडलाइट्स होती हैं उनका कनेक्शन आपस में पैरेलल होता है। पैरेलल होने की वजह से ये होता है कि अगर एक हेडलैम्प जल जाए या ख़राब हो जाए तो उसके बावजूद भी जो दूसरा हेडलैम्प है वो काम करता रहता है। लेकिन अगर इसके बरक्स इनको सीरीज़ में जोड़ दिया जाता तो सीरीज़ में जोड़ने की वजह से अगर कोई एक भी ख़राब हो जाता तो दूसरा भी ऑन नहीं होना था, क्योंकि करंट को फ्लो करने का पाथ ना मिलता। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वाट। ये हमने शो करना है कि जो वोल्ट एम्पेयर है वो इक्वल होता है वाट के। वाट क्या है, ऐसा यूनिट है पावर का। अब पावर का जो ऐसा यूनिट है वाट, वो होता क्या है, इफ ए मशीन और एन एंटिटी इज प्रोड्यूसिंग 1 जॉल ऑफ वर्क, अगर कोई भी मशीन है और वो 1 जॉल वर्क कर रही है इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, देन वी विल से दैट द पावर ऑफ द मशीन इज 1 वाट। यानी कि कोई भी मशीन है और वो एक सेकेंड में 1 जॉल वर्क कर रही है तो हम कहेंगे कि इसकी पावर 1 वाट है। अब हमें पता है कि P इक्वल होता है VI के, पावर की यूनिट वाट, वो V इसका यूनिट वोल्ट और I करंट इसका यूनिट एम्पेयर, ठीक है। तो इससे हमें प्रूव मिल गया।
कि वाट इक्वल होता है वोल्ट एम्पेयर के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।